हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, हमने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट किया था। ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट डालते हैं, इसके दो मेन फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन। देखिए, टेक्नोलॉजी में भी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, और दूसरा जो आपका आईटी सेक्टर है, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं। जो लिबरलाइजेशन है उसमें हम देखेंगे ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, रोल ऑफ लिबरलाइजेशन क्या होता है, और इंडिया की जो पॉलिसी है, जो ट्रेड पॉलिसी है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम समझेंगे। लेकिन इनके बारे में समझने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उनके बेस पे, कि द मनी दैट स्पेंड टू बाय असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स बाय एमएनसीज इज कॉल्ड। कि जो अगर एमएनसी पैसा लगा रही है लैंड खरीदने में, बिल्डिंग को बनाने में, या मशीन्स खरीदने में, या किसी भी तरीके से किसी भी कोई भी औजार इक्विपमेंट्स खरीदने में अगर पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उसको क्या बोला जाएगा। उसको सिंपल हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। देखते रहिए वीडियो। इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के एंड में देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इम्प्रूवमेंट देखें ट्रांसपोर्टेशन में, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हमें टेक्नोलॉजी में देखने को मिली है, वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाने में। पिछले 50 सालों में जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है, वो बहुत तेजी से हुई है, और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में भी इसके ऊपर में भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, जो डिलीवरी है सामानों की, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, वो बहुत ही तेजी से होने लगी है। इसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हम यही ले सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से कुछ भी ऑर्डर करते हो, कोई भी सामान अपने लिए, तो क्या होता है कि ऑर्डर करने के बाद वो 2-3 दिन में मैक्सिमम आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। बल्कि पहले क्या होता था, कई बार तो महीनों लग जाते थे। ठीक है, फ्लिपकार्ट जैसी कोई कंपनी होती ही नहीं थी। आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस में जाते थे, पोस्ट करते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, आज तो फ्लिपकार्ट में भी जो फास्ट डिलीवरी है वो हो चुकी है, और 2-3 दिनों में जो सामान है वो आप तक पहुंच जाता है इजीली। अब इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि जो गुड्स हैं, जो सामान होते हैं, वो अब क्या करते हैं, आज के टाइम पे उनको कंटेनर्स में लोड कर दिया जाता है। या तो वो शिप में लोड कर देते हैं, रेलवेज में, प्लेन्स में, ट्रक्स में। ठीक है, और फिर इन कंटेनर्स को भेज दिया जाता है जहाँ पे भी इसको पहुँचाना होता है। पहले ये कंटेनर्स नहीं होते थे। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो इन कंटेनर्स को बनाया गया है, और पहले जो एक बारे में सामान कम जाता था, अब इन कंटेनर्स में भर के हम लार्ज क्वांटिटी में सामान इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। अब पहले बहुत महंगा पड़ता था हमें, लेकिन आज के टाइम पे जो स्पीड है वो भी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। इनकी वजह से टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इनकी कॉस्ट भी हमें कम देखने को मिलती है। ठीक है, जो कोस्टल एरिया होते हैं, पोर्ट वगैरह तक, ये ट्रकों से पहले पोर्ट तक, समुद्र के किनारे तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद समुद्र में लोड करके इन कंटेनर्स में सामान को आगे भेज दिया जाता है। सेम इसी तरीके से अगर आपको थोड़ा सामान लेके जाना है, तो वो हम करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ठीक है, आज के टाइम पे अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट देखें, एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज़ी से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, बहुत स्पीड से जाता है ये, कंपेरेटिवली टू शिप हो गया आपका, रेलवे हो गया, ट्रक्स हो गया, इनके कंपेरेटिवली। ठीक है, और सस्ती भी हो चुकी है। तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है, आईटी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से अब जो सामान है वो बहुत तेज़ी से हमारा दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे कुछ और चीज़ें जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ आईटीसी क्या है। आईटीसी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन।
भाई ग्लोबलाइजेशन में टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आपका कंप्यूटर्स हो गया, इंटरनेट हो गया, ये आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज भी किया है। ठीक है, पहले जिस तरीके से हमारा वैश्वीकरण होता था, ट्रेड होता था, अब क्योंकि ये आईटी सेक्टर हमारा बढ़ता जा रहा है तो अब काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। पहले क्या होता था, हमारे टेलीफोन्स होते थे, ठीक है, लाइन में लग लग के हमारा नंबर आता था और फिर हम जिससे हमें बात करनी होती थी उससे बात करते थे। आज के टाइम पे क्या है भाई, हर घर में आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप कुछ सेकंड के अंदर अंदर दूसरे इंसान से आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कहीं विदेश में भी बात करनी है, दूसरे देश में बात करनी है, तो आप वहाँ पे भी बहुत चंद मिनटों में आप कनेक्ट हो सकते हो कंप्यूटर के थ्रू, या फिर आप ईमेल अगर भेजना चाहते हो, पहले मैसेज करने में ही, पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब आप इंस्टेंट ईमेल भेज देते हो और कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई हुई है कि जो टेलीकम्युनिकेशन है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, हमें वो कनेक्ट करने में हेल्प करती है एक इंसान को दूसरे इंसान से, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इंफॉर्मेशन अब इंस्टेंट हमारे पास पहुंचने लगी है। और तीसरी चीज़ सिंपल है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी रिमोट एरिया में भी। भाई अगर मान लो आप अंटार्कटिका में हो, माना वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आएंगे, जो आपके मोबाइल फ़ोन के सिम वगैरह के सिग्नल्स हैं वो नहीं आएंगे, बट सैटेलाइट के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे स्पेस में भी साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, सैटेलाइट के थ्रू वो कनेक्ट कर सकते हैं अर्थ में जो भी इंसान बैठा हुआ है, और जो स्पेस में आपका जो भी गए हुए हैं साइंटिस्ट, वो कनेक्ट रहते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, चाहे वो अगर टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए नहीं हो पा रहा तो वो सैटेलाइट के ज़रिए कनेक्ट रहते हैं। अब हम समझेंगे कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है। भाई सपोज करो, मान लो अगर जो हमने जो टॉय कंपनी के बारे में पढ़ा था, चाइनीज़ से टॉयज़ कंपनी यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, यहाँ की मार्केट में पूरी तरीके से अपने टॉयज़ बेचने शुरू कर दिए थे। अगर मान लो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया होता तो सिचुएशन क्या होती। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लो इंडिया के जो टॉयज़ बन रहे थे वो थे हमारे 50 रुपीज़ के, ठीक है, और चाइना के जो टॉयज़ थे उसकी कॉस्ट थी कितनी, 30 रुपीज़। अब अगर वो मार्केट में आए तो 40 रुपीज़ की वो बिक जाती। लेकिन अब क्या हुआ, मान लो इंडिया की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, कितने रुपए का, 20 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया। अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 50 रुपीज़। अब अगर ये मार्केट में आएगा तो ये कितने में बेचेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये 60 में बेचेगा, क्योंकि इसको प्रॉफिट भी तो चाहिए। ठीक है, तो अब चांसेस हैं कि हम चाइना के टॉयज़ ना खरीद के हम इंडिया के टॉयज़ खरीदते, राइट। तो हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि ट्रेड के ऊपर टैक्स लगाने की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं और जानते हैं कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। सिंपल जो अभी हमने समझा, अगर किसी भी ट्रेड के ऊपर हम टैक्स लगा दें, कोई भी सामान अगर हमारी कंट्री में आ रही है और हमने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उसे ही बोला जाता है ट्रेड बैरियर। ठीक है, ट्रेड बैरियर क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, कुछ उनके ऊपर रूल रेगुलेशन लगा देता है, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि भाई आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना। उसे बोला जाता है ट्रेड बैरियर्स, क्योंकि वो उनके ट्रेड में रुकावट बनती है। अब जानते हैं कि ट्रेड बैरियर्स देश में लगाए क्यों जाते हैं। भाई किसी भी कंट्री में अगर तो आप चाहते हो कि भाई दूसरी कंपनी का सामान बिके, तो आप क्या करोगे, आप ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाओगे। और अगर आप चाहते हो कि भाई उसका सामान हमारी कंट्री में कम से कम बिके और हमारे ही सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स लगा देते हो। ठीक है, तो ये जानने के लिए कि भाई फॉरेन ट्रेड आपके देश में कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको इंक्रीज करवाना है या डिक्रीज करवाना है, ये हेल्प करता है आपका ट्रेड बैरियर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा सामान आपकी कंट्री में आना है या नहीं आना, और अगर आना है तो कितनी क्वांटिटी में आना चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेड बैरियर्स देखता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे कुछ और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखते हैं, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। ये आपकी बुक में जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ही ग्लोबलाइजेशन में आईटी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है या किया जा रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक न्यूज़ मैगजीन छापनी है लंदन वालों को, लेकिन उसका डिज़ाइन वगैरह उन्होंने तैयार कर रखा है, लेकिन जो प्रिंट है वो दिल्ली में होगा। तो लंदन वाली कंपनी क्या करती है, जो भी टेक्स्ट लिखना है उस मैगजीन के अंदर, क्या छापना है, वो सेंड कर देती है दिल्ली के ऑफिस में बाय इंटरनेट। अब उसका किस तरीके से डिज़ाइन रहना चाहिए, ठीक है, और क्या ऑर्डर होना चाहिए, किस तरीके से टाइप करना है, कितने ऑर्डर्स बनाने हैं, कितने प्रिंट निकालने हैं, ये सारी चीज़ें टेली कम्युनिकेशन के थ्रू लंदन की कंपनी दिल्ली के ऑफिस में बता देती है। अब जब सब कुछ तैयार हो जाता है, डिज़ाइन डन हो जाता है पूरी तरीके से और प्रिंट भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर उस मैगज़ीन को भेजा जाता है बाय एयर लंदन में। ठीक है भाई, उनके वहाँ तक प्रिंट जो भी निकालना थे, मैगज़ीन्स निकालनी थी, वो उन्होंने पहुँचा दिया। अब जो पेमेंट है जो लंदन की कंपनी दिल्ली वालों को करेगी, इवन पेमेंट भी अगर हम देखें, जो पैसे हैं वो बैंक में डायरेक्ट सेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ई बैंकिंग के ज़रिए। भाई उनको पैसे वहाँ से भेजने की ज़रूरत नहीं है बाय एयर या किसी भी तरीके से, वो भी ई बैंकिंग के ज़रिए आप कुछ सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने का हमारा मकसद क्या था कि हमें ये देखना था कि जो आईटी है वो ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल है कि पहले जो काम हमें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो काम बहुत ही कुछ मिनटों में या कुछ टाइम के अंदर अंदर ही हमारा हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में क्या ट्रेड हुआ करता था, किस तरीके से होता था। देखिए, भारत की जो सरकार है उन्होंने आज़ादी के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेस लगा दिए थे, बैरियर्स लगा दिए थे, और ये उस टाइम पे ज़रूरी भी माना गया था क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उस टाइम पे फॉरेन कंपटीशन के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, क्यों रेडी नहीं थे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप बच्चों के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई 10th क्लास का टॉपर है जिसने बोर्ड के एग्ज़ाम दे दिए हैं और वो 11th क्लास में जा चुका है, और आप लोगों ने अभी सिर्फ 9th का सिलेबस पढ़ा है और आप जस्ट 10th क्लास में आए हो। ठीक है, अगर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाए, जो कि जिसने 10th टॉप किया था और वो अब 11th में जा चुका है, अगर आप दोनों का अभी टेस्ट ले लिया जाए तो मेरिट में कौन आएगा? भाई चांसेस हैं जिसने पहले ही बोर्ड के एग्ज़ाम दे रखे हैं, जिसका पूरा सिलेबस ख़त्म हो रखा है, वो मेरिट में आएगा। लेकिन आपने तो अभी सिलेबस शुरू ही नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम उसी तरीके से इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ था और पूरे वर्ल्ड में ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ थी जो कि डेवलप हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी, और कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ था। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था क्योंकि अभी हमने सिलेबस किया ही नहीं। ठीक है, सिलेबस हमने पढ़ा ही नहीं, तो और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो अपना पूरा सिलेबस कवर करके बैठी हुई थी। ठीक है, वो कह रही थी भाई ले लो हमारा टेस्ट, लेकिन हमने क्या बोला कि भाई नहीं, अभी हमें सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपके साथ कंपटीशन करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब नेक्स्ट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही मना की हुई थी भारतीयों ने, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी इंपोर्ट के ऊपर इंडिया ने मंजूरी दे दी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका मशीनरी है, भाई मशीन आ सकती है, फर्टाइल्स आ सकती हैं, और आपका पेट्रोलियम भी भारत में आ सकता है, एक्सेट्रा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी जो कि भारत के डेवलप के लिए ज़रूरी थी, तो उनको इंपोर्ट किया जाता था ओनली। आगे चलते हैं कि जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें चेंज कब आया। ठीक है, अराउंड 1991 में अब इंडिया थोड़ी सी रेडी हो चुकी थी कि भाई अब हम कंपटीशन में आ चुके हैं। ठीक है, अब 1991 में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई अब टाइम आ चुका है कि जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं
वो पूरे ग्लोबल लेवल पे compete कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन इम्प्रूव होगा अगर, भाई पहले क्या था, इंडिया में सिर्फ इंडिया के ही लोग सामान बेच रहे थे, तो वो जैसा भी सामान बेचते थे इंडिया वालों को खरीदना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि बाहर की देश की कंपनीज भी इंडिया में आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, तो यहाँ पे जो सामान है लोगों के पास चॉइसेस होंगी, और इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली वो भी ये कोशिश करेंगे कि वो अपने सामान की जो क्वालिटी है वो बढ़ाए। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस डिसीजन को जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम WTO के बारे में बात कर रहे हैं। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से बात करेंगे, तो अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे कि 1991 के अराउंड इंडिया ने अपने पॉलिसी चेंज की और ट्रेड के बारे में सोचना शुरू किया और लिबरलाइजेशन को अपनाया। ठीक है, पहले क्या था कि हम ट्रेड बैरियर्स लगा रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं, इट मीन्स हम लिबरल हो रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और कि अब इसका रिजल्ट क्या निकला। अब सिंपल इसका रिजल्ट एक सबसे पहले तो यही निकला कि पहले जो फॉरेन ट्रेड इंडिया में नहीं हो रहा था, अब जो फॉरेन की कंट्री, जो विदेशी कंपनी है, वो अपना सामान इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती थी। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगा सकती थी, ऑफिसेस बना सकती थी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें परमिशन मिल चुकी थी। अब सेकेंड चीज़ क्या हुआ, लिबरलाइजेशन क्या होता है इसको समझेंगे कि हमने पहले ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए थे, अब क्योंकि हमने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए हैं, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं गवर्नमेंट ने, उसी को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब मान लो आपके घर में कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मान लो आपके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपकी जो मम्मी है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आप फ्रेंडली अपनी बात उनसे इजीली बोल सकते हो, तो इट मीन्स आपकी जो मदर हैं वो लिबरल हैं और आपके जो फादर हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो लिबरल का मतलब होता है जब आप ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करते हो किसी चीज़ के ऊपर, उससे बोला जाता है लिबरल। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, बस यही इसमें भी बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए हुए थे, टैक्सेस लगाए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी है, इसीलिए उनको बोला गया लिबरल कि भाई अब हमारी जो कंट्री है वो लिबरल हो चुकी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय assets such as land, building, machines and other equipments by MNCs is called, क्या कहलाता है वो? जी बिल्कुल, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। ठीक है, क्योंकि MNC क्या करती हैं, वो विदेशी कंपनी होती हैं और वो हमारे देश में आके इन्वेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जाते जाते आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे के जा रही हूँ। विच फैक्टर हैज़ द ग्लोबलाइजेशन बीन फैसिलिटेटेड बाय, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ग्लोबलाइजेशन की फैसिलिटी को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है या करता है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। होमवर्क क्वेश्चन करना मत भूलना, नीचे कमेंट में आंसर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आई होप अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।